जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सूजस जो मंथली मैगजीन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और उसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम वाइज बहुत महत्वपूर्ण है वो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी कुछ पेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं और मैं एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ कि हर पेज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितने भी पेज हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपने नोट भी कर लेना है, राइट। और आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे पेज नंबर 49, क्योंकि कल पेज नंबर 48 तक हमने फिनिश कर दिया था। तो पेज नंबर 49 का हम देखेंगे। आज हम पहले डिस्कस करेंगे लोक कला विकास बोर्ड का गठन, यानी कि एक लोक कला विकास बोर्ड का गठन होगा, राइट। और यहाँ पर जो एग्जाम वाइज है आपको ये समझना है कि यहाँ पर डेटा दे भी रखा है कि इसमें कितने सदस्य होंगे, ठीक है। तो आइए एक बार देख लेते हैं जो लोक कला विकास बोर्ड का गठन होगा वो किस तरह से होगा, राइट। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ पर सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और उसमें 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे। कितने होंगे? 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे इसमें, राइट। और इसमें बोर्ड सचिव होंगे, बोर्ड सचिव होंगे एवं कार्यकारी स्टाफ होगा। अब याद रखेंगे ये जो बोर्ड सचिव और जो कार्यकारी स्टाफ होंगे ये इनमें नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि ये जो बोर्ड के जो अगर आप देख रहे हैं तो 7+2 7 जो है आपके गैर सरकारी सदस्य हैं और एक आपके अध्यक्ष हैं और दूसरे उपाध्यक्ष हैं। तो 7 2 9 हो गया। और जो आपके बोर्ड सचिव और जो कार्यकारी स्टाफ होंगे ये इनके अलावा होंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है, राइट। तो ये यहां से हमने याद रखना है लोक कला बोर्ड के बारे में, राइट। और बाकी इसमें जो है बोर्ड का जो उद्देश्य होगा वो जितने भी कला है, कलाकारों को वैश्विक पहचान दिलवाना, रोजगार से जोड़ना, लोक कला मतलब इस तरह से जो भी कलाकार हैं उनको रोजगार देने का जो मुख्य प्रयोजन है वो रोजगार देने का है। और उनकी जो मेहनत है जो कला के रूप में वो दिखाते हैं उसको वैश्विक स्तर पर लाना, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। तो एग्जाम वाइज आपने जो इसकी संरचना है, जैसे कि मैंने अभी बताया, इसमें एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे और अलग से बोर्ड सचिव और कार्यकारी स्टाफ अलग से होंगे, वो आपने देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या है। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर होता है, वैसे ही हिंदी में इसको असंगठित, इनफॉर्मल को क्या कहते हैं? असंगठित। जैसे कि आपको दिखता है कि कुछ जो श्रमिक होते हैं वो कुछ काम करते हैं परंतु उनके पास ना ही कोई बैकअप होता। बैकअप से मेरा मतलब है जैसे और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, जिनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, उनके जितने भी श्रमिक होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी होती है। मतलब अगर कोई समस्या आ जाती है अचानक से, जैसे कि वो अचानक कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो उसके लिए ऑलरेडी जो पॉलिसीज़ होती हैं इंश्योरेंस की वो उसके लिए अवेलेबल होती हैं, राइट। तो इस तरह से जो हमें असंगठित जो क्षेत्र दिखता है उसमें इस तरह की सुविधा हमें नहीं दिखती है। इसीलिए जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना का जो स्वीकृति दी है उसी लिए दी है कि जो श्रमिक हैं उनको कहीं ना कहीं एक कल्याण कोष मिले, जिससे कि कभी उनके साथ कोई दिक्कत होती है तो वो इसमें मतलब इसके द्वारा वो सुरक्षित महसूस करें, राइट। यानी कि उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ कोष की व्यवस्था होगी कि उनके ऊपर अगर कोई आकस्मिक परिस्थिति उनके साथ बन जाती है तो उनको कहीं ना कहीं एक सरकार की तरफ से एक आर्थिक स्तर पे सहायता मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं ये क्या है। तो ये चिरंजीवी श्रमिक योजना जो है ये आपके असंगठित क्षेत्र में बात की जाएगी। इसमें असंगठित क्षेत्र देखा जाएगा इसमें, ओके। और यहाँ पर आपने ये भी देख लेना है कि जो इसमें श्रमिक कल्याण कोष के तहत क्या होगा, जो कोष इसके तहत बनाया जाएगा उसमें सबसे पहले तो जो श्रमिक है उसको अपने आप को पंजीकृत कराना पड़ेगा। अगर वो पंजीकृत नहीं करेगा श्रमिक तो इसका वो लाभ नहीं उठा पाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं
वो भी इसके तहत आएंगे। अब स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे जो भी रोड के बगल में कोई ठेला लगाता है, कोई अपनी एक आजकल जो फूड वैन का ज़माना चल रहा है वो लगाता है, तो ये सब किस में आते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो इसमें जो ये जिस तरह की जो बात मैंने कही अभी आपको, स्ट्रीट वेंडर्स या कोई भी और श्रमिक जो एक असंगठित क्षेत्र में आता है, तो वो उसको क्या कराना है, इस जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना है उसमें अपने आप को पंजीकृत कराना है। और इसमें क्या फ़ायदा उसे मिलेगा कि जब यह श्रमिक जो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें वो अस्पताल में भर्ती होता है, तो उस समय क्या किया जाएगा, जो पहले के जो 7 दिन है, ठीक है, मानते हैं वो भर्ती होता है, तो पहले के 7 दिन क्या किया जाएगा, जो सरकार की तरफ से उसे प्रतिदिन के लिए 200 रुपये दिए जाएंगे। तो पहले के 7 दिन और प्रतिदिन कितने दिए जा रहे हैं, 200 रुपये। तो यानी कि कुल उसको फायदा क्या मिलेगा, 1400 रुपये का, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और ये जो इसमें जो आयु है, आयु भी इसमें एक शर्त रखी गई है, वो श्रमिक होना चाहिए 25 से 60 वर्ष के बीच, या कम से कम 25 या ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष का होना चाहिए, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। और जो ये जो पहले 7 दिन है, मतलब 7 दिन में उसको दिया जाएगा। और कम से कम कितने दिन होंगे, कम से कम वो जो श्रमिक है वो भर्ती होना चाहिए कम से कम 24 घंटे के लिए, ठीक है। अगर मानते हैं कोई 12 घंटे के लिए भर्ती हुआ है श्रमिक, चाहे वो इस योजना के तहत पंजीकृत है, क्या उसे मुनाफा मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। कम से कम कितना, 24 घंटे, और अधिकतम कितना, 7 दिन, और प्रतिदिन कितना, 200 रुपये। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, राइट। तो ये है आपका डेटा। अब हम देखते हैं, ये है पेज नंबर आपका 49। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए अब हम बात करेंगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन। अब देखिए इसका जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के जो गठन की बात है, इसकी जो संरचना है, मतलब कितने इसमें अध्यक्ष होंगे, कितने इसमें उपाध्यक्ष होंगे, कितने सदस्य होंगे, ये बिल्कुल कैसा है पता आपको, जो अभी हमने बात करी थी, लोक कला विकास बोर्ड। अब आप देख पा रहे होंगे, मैंने एरो बना दिया है, बिल्कुल वही है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे, बोर्ड सचिव एवं कार्यकारी स्टाफ अलग से होगा इसमें, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का जो गठन होगा। और इसमें जो है, इसकी घोषणा जो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने करी है, वो करी है उदयपुर से। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। और इसमें देखेंगे, इस बोर्ड के गठन का उद्देश्य है नई पीढ़ी को महाराणा प्रताप के महान चरित्र का अनुगामी बनाना, उन पर आधारित पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण एवं नवनिर्माण, भारत का विभिन्न भाषाओं से रचित प्राचीन साहित्य के संकलन, संरक्षण, शोध, मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि अपनी संस्कृति से जोड़ना। देखिए ये प्रश्न होता है कि हम अपनी संस्कृति से क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोग इसके विरोध में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जो परिवर्तन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम परिवर्तन के साथ चलते हैं तो कहीं ना कहीं तकनीक बढ़ती है। तो प्रश्न होता है कि ऐसे में हम जो पुरानी हमारी जो संस्कृति है उससे क्यों जुड़ के रहें, ठीक है। तो इसको इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जो एक समाज है वो सभ्य समाज तभी रहता है जब वो अपनी जो उसकी जड़ होती है, यानी कि जो उसकी संस्कृति है उससे वो जुड़ा रहे, ठीक है। यानी कि तालमेल होना चाहिए एक तकनीक से और एक संस्कृति से। इसीलिए जो सरकारें होती हैं वो इस तरह की योजनाएं को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करती हैं, बढ़ाती हैं, ठीक है, जिससे कि जो लोग हैं वो संस्कृति से जुड़े रहें, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। तो यहाँ पर लोक कला विकास बोर्ड का गठन और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन को जो मंजूरी मिली है, वो उसकी अगर संरचना बात की जाए, ये दोनों ही बोर्ड जो हैं इनकी अगर संरचना की बात की जाए तो दोनों एक से हैं, ठीक है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब ये है हमारा पेज नंबर 49 का डेटा। अब हम देखते हैं पेज नंबर 50वां देखते हैं। लेट्स सी इसमें हमें क्या डेटा मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक सेकेंड, जो पेज नंबर 50 में 50वें पेज में हमें सबसे पहले जो हमारे एग्जाम के लिए जो डेटा मिलता है वो मिलता है 7 जिलों में खुलेंगे खेल अकादमियाँ, ठीक है। तो ये 7 जिलों में खुलेंगे खेल अकादमियाँ। तो ये इसमें जो 7 जिले हैं, क्या आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मे भी पूछे भी जा सकते हैं। तो वो आपने देख लेना है, यहाँ पर आप दिख जाएगा आपको कहीं पर। फुटबॉल के लिए अकादमी खुली है, जैसे आप देखेंगे सीकर के कुलीड़ा एवं बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी, बीकानेर में साइकिलिंग अकादमी। तो एग्जाम वाइज देखिए क्या है, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि ये जो खेल जो अकादमियां हैं ये कितने जिलों में खुल रही है, वो है 7। उनकी संख्या आपने याद रखनी है, राइट। और इसके लिए कितना जो वित्तीय मंजूरी दी गई है वो कितनी है, वो है 14.25 करोड़ की। ये बात आपने याद रखनी है, कितनी,
14.25 करोड़ की। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये डेटा दिया हुआ है, तो ये डेटा आपने अच्छी तरह याद रखना है, राइट। ओके, अब हम आगे देखते हैं और इससे कोई न्यूज़ है इस पेज से? बिल्कुल है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए धौलपुर जिले में, इसको जूम कर लेते हैं, धौलपुर जिले में 643 करोड़ रुपए की लागत में होगा काली तीर लिफ्ट परियोजना का निर्माण। ये काली तीर लिफ्ट परियोजना का निर्माण, देखिए राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ पर कहीं ना कहीं जो पानी है उसकी थोड़ी कमी है, क्योंकि आप जानते हैं जो कृषि होती है वो बिना पानी के तो नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए कोशिश ही ये की जाती है कि इस तरह के राज्य, क्योंकि जहाँ पर पानी की समस्याएं हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक हमारा वर्षाकाल होता है, मानसून होता है, वो उतना नहीं बरसता है जितना अन्य राज्यों में बरसता है। इसका कारण क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके कारण क्या होता है कि जो वर्षा है वो राजस्थान के खासकर जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर नहीं हो पाती है। क्यों? कारण क्या है? जो अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके लिए फिर क्या कुछ सरकार की तरफ से कुछ कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, तो वही है काली तीर लिफ्ट परियोजना। पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं लिफ्ट परियोजना। लिफ्ट परियोजना में क्या किया जा रहा है, जैसे मैंने बोला कि एक बार इसको ऐसे समझ लेते हैं, टेक्निकल, इसकी जो टेक्निकलिटी है वो समझ लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर क्या है, मानते हैं ये एक राजस्थान है पूरा, ठीक है, इसको ऐसे विभाजन कर लेते हैं इसका, ये है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। तो आपको पता है जो हमारे जो मानसून होता है वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर मैं इसको एक विभाजन करूं, इसको पूर्व दिशा रखूं और इसको पश्चिम दिशा रखूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर पश्चिम की तुलना में ज़्यादा वर्षा होती है। तो यानी कि कुछ ऐसा किया जाए कि इस क्षेत्र से जो पानी बहुत बह रहा है, मानते हैं कोई नदी है यहाँ पर, ठीक है, उस नदी में पानी बहुत बह रहा है, तो उस पानी को लिफ्ट करके यहाँ पहुँचा दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर लिफ्ट कर लिया जाए, यानी कि पानी को किसी तरह कैनाल के द्वारा या किसी भी द्वारा कुछ तकनीक का इस्तेमाल करके पानी को पूर्व से पश्चिम में एक या तो रिजर्वॉयर में, यानी कि जो डैम होते हैं उसमें इकट्ठा कर लिया जाए साल भर के लिए। एक इस तरह की एक तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है कि साल भर के लिए इकट्ठा कर लीजिए। साल भर क्यों? क्योंकि अगले साल फिर वर्षा काल तो आएगा ही, हर साल आएगा ना जो मानसून है, तो इसीलिए। तो ये जो मैंने आपको बताया बिल्कुल यही है, इसमें भी इस परियोजना में यही किया जा रहा है। अब वो क्या किया जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो धौलपुर है, धौलपुर में इस योजना के तहत जो काली तीर लिफ्ट परियोजना है, तो धौलपुर, एक सेकंड लिख लेते हैं, जो हमारा एक सेकंड, जो हमारा धौलपुर है, धौलपुर, उसका जलस्तर में वृद्धि होगी, उसके जलस्तर में वृद्धि होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो चंबल नदी है, ये वर्षा काल के दौरान क्या होता है, चंबल नदी में काफी अत्यधिक पानी हो जाता है। ठीक है, कब? वर्षा काल के दौरान। तो यहाँ पर लिख लेते हैं चंबल नदी, चंबल नदी में वर्षा काल के दौरान काफी पानी हो जाता है। तो उसमें क्या किया जाएगा, वो पानी को वहां से कहीं ना कहीं एक तकनीक के माध्यम से पर्वती बांध, एक सेकंड देखते हैं, पार्वती बांध एवं रामसागर बांध, तो पर्वती बांध और रामसागर बांध को पूरी 1 वर्ष की क्षमता तक भरा जाएगा, पूरी 1 वर्ष की क्षमता तक भरा जाएगा। और 1 वर्ष क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो वर्षा काल है वो 1 साल बाद दोबारा आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, इससे 1-2 नदियां हैं, एक है पार्वती नदी और दूसरी नदी है आपकी उटंगन। तो पार्वती नदी और उटंगन नदी में हमेशा जल उपलब्ध रहेगा इस काली तीर लिफ्ट परियोजना के द्वारा। यानी कि यहाँ से क्या हमने क्या देखा, चंबल नदी से पानी निकाला जाएगा, कहाँ भरा जाएगा, पार्वती बांध और रामसागर बांध में। और यहाँ से हमें क्या दिखेगा, जो पार्वती नदी है और जो उटंगन नदी है उसमें हमेशा पानी रहेगा, और जो हमारे किसान भाई होते हैं उनकी सिंचाई में काफ़ी काम आएगा, राइट। तो ये बात आपने ध्यान देनी। अब हम आगे देखेंगे, अब हमारे नेक्स्ट कौन सी न्यूज़ है उसे समझ लेते हैं। इसी पेज में, पेज नंबर 50 में हमें मिलता है 25 वर्ष के सेवा काल पर अब मिलेगी पूरी पेंशन। ये राजस्थान राज्य
का काफ़ी अच्छा सराहनीय जो कार्य है वो देखा जा रहा है। तो इसमें क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, जो मंत्रिमंडल ने राजस्थानी सिविल सेवा पेंशन नियम 1996, क्या है, राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में क्या है कि संशोधन करने का जो प्रस्ताव है उसमें अनुमोदन कर दिया है। अनुमोदन मतलब उसे स्वीकृति दे दी है। अगर ये अच्छी तरह से स्वीकृत हो जाता है तो इसमें क्या फ़ायदा होगा, इसमें जो व्यक्ति हैं जिनको 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं सेवा में, यानी कि वो अपनी सेवा पूरे 25 वर्ष तक दे देते हैं, तो वो योग्य हो जाते हैं कि उनकी जो पेंशन है उनको पूरी मिलेगी। पहले ये 25 वर्ष से पहले कितना है, ये 28 वर्ष, ठीक है, यानी कि 3 वर्ष अब कम हो जाएगा, राइट। तो उससे फायदा क्या होगा, जो भी 25 वर्ष जिसने अपनी सेवा दे दी है सरकार को पूरी, उसको क्या मिलेगा, पूरी पेंशन मिलेगी उसे, ठीक है। और वैसे ही इसमें एक बात और हमें दिखती है, मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017, ये वाला याद रखिएगा, राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017, और ऊपर वाला क्या है, राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 2017 वाले की बात कर रहे हैं, राइट, इसकी बात कर रहे हैं हम 2017 वाले की। तो यहाँ से हमें क्या है, इसमें भी क्या है कि एक संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है और जो मंत्रिमंडल है उसने इसमें अपनी स्वीकृति, अनुमोदन किया है। और इससे क्या होगा, अगर ये पारित हो जाता है पूरी तरह से, तो जो वेतन है, जो कर्मचारियों का वेतन है, उसमें काफ़ी वृद्धि होगी। तो आपने अपने एग्जाम वाइज क्या ध्यान देना है, इसमें आपने ये वर्ष याद रखना है, ठीक है। जो पेंशन वाला जो नियम है वो 1996 का है, और आपका जो पुनरीक्षित वेतन वाला जो नियम है वो 2017 का है। और क्योंकि ये न्यूज़ में भी आ गया है, मंत्रिमंडल ने इन दोनों ही नियमों में 1996 और 217 वाले पे अपना अनुमोदन दिया है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो आगे हम देखते रहेंगे। अब यहाँ पर जो है, जब हम देखेंगे, पेज नंबर 50 आपका पूरा हो गया है, और नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आइए अब इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि आपको ये कोर्स कितने का पड़ेगा। तो अगर हम बात करें क्रैश कोर्स की, जो मात्र आपको 2999 का मिलेगा, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी आपका सिलेबस है वो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। और याद रखिएगा ये प्रीलिम्स के लिए है, इसमें मेंस नहीं है, राइट। आगे देखेंगे आपका जो टेस्ट सीरीज है जो प्रीलिम्स के लिए है, वो मात्र आपको केवल पड़ेगी 1999 की। तो देखिए टेस्ट सीरीज लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता चल पाता है आप मेरिट में कहाँ स्टैंड करते हैं जो कंपटीशन है, राइट। और यहाँ पर देखिए एक है आपके बंडल कोर्स। बंडल कोर्स में आपको जो प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है वो भी दिया जाएगा, साथ में आपके जो प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज हैं वो भी आपको दी जाएगी, साथ में आपको जो स्टडी मटेरियल है, जो डेप्थ एनालिसिस होता है हमारा फॉर द प्री, वो भी आपके साथ शेयर किया जाता है। यानी कि तीनों ऑप्शन आपको मिलते हैं मात्र 3999 के। और यहीं पर ये एंड नहीं होता है, अगर ये जो पहले 50 स्टूडेंट हैं, अगर वो हमें साइन अप करते हैं तो उनको इसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा। किस वाले पे, बंडल वाले कोर्स में, जो कि आपको 3999 का पड़ रहा था, अब वो आपको कितने का पड़ेगा, मात्र 1999 का, केवल 1999 का। तो जल्दी से साइन अप कर दीजिए, देर मत करिए, क्योंकि पेपर भी नजदीक है आपका। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे महक मैम जो हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं और जिन्होंने HCS के माध्यम से SDM में नियुक्त हुई थी, उसके बाद इन्होंने गोयला क्लासेस से टेस्ट सीरीज ली, आज वो IPS अधिकारी बनी है UPSC का पेपर क्रैक करके। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा एक 5 क्वेश्चन अ डे की सीरीज चल रही है, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे क्वेश्चन आप तक पहुँचाते हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। और ये हमारा प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर बना सकते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।